आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं टैक्स रेट का क्लासेस। और टैक्स रेट का क्लासेस अटेंड करने में आपको वो सारा अमेंडमेंट का कवरेज भी मिलेगा जो सारा अमेंडमेंट मेन क्लासेस में कवर नहीं हुआ था। जो सारा अमेंडमेंट मेन क्लासेस में कवर्ड हो गया था उसको लेकर तो बात नहीं करना है, बट जो सारा अमेंडमेंट का कवरेज मेन क्लासेस में नहीं मिला था उसका कवरेज मिल जाएगा टैक्स रेट का क्लासेस में। कौन सा सारा अमेंडमेंट को लेकर बात कर रहे हैं? फिनांस एक्ट 2020 ने जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था, फिनांस एक्ट 2020 ने जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था वो एप्लीकेबल होता है मई जून 21 एग्जामिनेशन एज वेल एज नवंबर दिसंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए। तो वो सारा अमेंडमेंट का कवरेज भी मिलेगा टैक्स रेट का क्लासेस अटेंड करने में। तो टैक्स रेट का क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आप बताइए मुझे, टैक्स जो लेवी होता है, टैक्स जो लेवी होता है वो किसके ऊपर होता है? इनकम टैक्स में टैक्स लेवी होता है टोटल इनकम के ऊपर। और स्टार्टिंग का क्लासेस में आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू कि इनकम जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल इनकम, दूसरा होता है टैक्सेबल इनकम। और रियल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो इनकम एक्चुअली अर्न किया जाता है। जो इनकम एक्चुअली अर्न किया जाता है उसके ऊपर टैक्स इंपोज नहीं होता है, और रियल इनकम को कन्वर्ट करना पड़ता है टैक्सेबल इनकम में, एंड टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज होता है। तो रियल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो एक्चुअली अर्न किया गया है, और टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स इंपोज होता है। और रियल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस होता है। अच्छा, कैसे ये डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है इसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। मैंने बताया था एक पर्सन एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जो भी रेसिप्ट्स अर्न करता है वो सारा रेसिप्ट्स उनके लिए तो रियल इनकम बनता है, बट इनकम टैक्स का व्यू पॉइंट से वो हर एक रिसिप्ट इनकम कंसिडर नहीं भी हो सकता है। मतलब हर एक रिसिप्ट इनकम नहीं माना जाता है इनकम टैक्स में, और रिसिप्ट को इनकम माना जाता है जो सेक्शन 2 क्लॉज 24 का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो रिसिप्ट को पहले इनकम में कन्वर्ट होना होता है, फिर वो इनकम को टैक्सेबल होना होता है इन इंडिया में, फिर उसको अलग हिट के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। आपको याद आ रहा है? ये सारा डिस्कशन मैंने कंटिन्यू किया था आपके साथ स्टार्टिंग क्लासेस में। चलो एक बार उसी को रिवाइज कर लेते हैं, क्या बता रहे। एंड फॉर दैट पर्पस आपको विजिट करना पड़ेगा हैंड रिटन स्टडी शीट। आइए मेरा साथ हैंड रिटन स्टडी शीट को ओपन कीजिए। फर्स्ट लाइन को ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? और रिसिप्ट्स अर्न्ड बाय ए पर्सन इन ए प्रीवियस ईयर। एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एक पर्टिकुलर पर्सन जो सारा रिसिप्ट्स अर्न किया है उसको लेकर बात चल रहा है। एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर प्रीवियस में जो भी सारा रिसिप्ट्स अर्न किया है वो सारा रिसिप्ट्स का एग्रीगेट फिगर को हम लोग रियल इनकम कंसीडर करेंगे, यस और नो? रियल इनकम कंसीडर करेंगे। तो एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर प्रीवियस में जो भी सारा रिसिप्ट्स अर्न किया है वो सारा रिसिप्ट्स का एग्रीगेट फिगर को बोला जाएगा रियल इनकम। बट और रियल इनकम बेस नहीं होता है टैक्स इंपोज करने के लिए, और रियल इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज नहीं होता है, टैक्स इंपोज होता है टैक्सेबल इनकम के ऊपर। तो रियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ता है कि जो भी सारा रिसिप्ट्स एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अर्न किया है वो सारा रिसिप्ट्स में से कौन सा सारा रिसिप्ट्स को इनकम कंसीडर किया जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम का डेफिनेशन प्रोवाइड करता है इंक्लूसिव तरीका से। तो जो सारा रिसिप्ट्स सेक्शन 2 क्लॉज 24 का डेफिनेशन में कवर हो रहा है वो सारा रिसिप्ट्स इनकम माना जाएगा, बाकी सारा रिसिप्ट्स को इनकम नहीं माना जाएगा। तो जो सारा रिसिप्ट्स को इनकम नहीं माना जाएगा उसका आगे प्रोसेसिंग नहीं होगा, उसको हम लोग छोड़ देंगे, उसी स्टेज पे छोड़ देंगे, उसको लेकर कुछ नहीं करेंगे, वो नॉट टैक्सेबल बन गया। बट जो सारा रिसिप्ट्स इनकम का डेफिनेशन में कवर हो गया, सेक्शन 2 क्लॉज 24 का डेफिनेशन में कवर हो गया, वो सारा रिसिप्ट्स इनकम कंसीडर हुआ है। अभी वो इनकम को लेकर आगे हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे। क्या करेंगे? उसमें से देखेंगे कौन सा सारा इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, कौन सा सारा इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। मतलब सेक्शन 5 विल कम इनटू द पिक्चर। देखिए नेक्स्ट मैंने लिखा है, फर्स्ट लिखा है रिसिप्ट्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज इनकम एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 24। तो रिसिप्ट्स में से कौन सा सारा रिसिप्ट्स सेक्शन 2 क्लॉज 24 का डेफिनेशन में कवर हो रहा है उसको लेकर आगे प्रोसेसिंग कैरी ऑन हो रहा है। बट जो रिसिप्ट्स कंसीडर नहीं हुआ है इनकम का डेफिनेशन के अंडर उसको आगे हम लोग प्रोसेस नहीं किया है। देखिए लिखा हुआ है रिसिप्ट्स व्हिच आर नॉट कंसीडर्ड एज इनकम एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 24 hence not taxable and those receipts would not be considered in computation of total income। तो वो सारा रिसिप्ट्स को लेकर प्रोसेसिंग आगे नहीं किया है, उसको उसी स्टेज में हमने छोड़ दिया। बट जो रिसिप्ट्स इनकम कंसीडर हो गया है उसको लेकर आगे प्रोसेसिंग कैरी ऑन किया है। देखिए लिखा है इनकम व्हिच आर टैक्सेबल इन इंडिया अंडर सेक्शन 5। तो बेसिकली जो सारा रिसिप्ट्स सेक्शन 2 क्लॉज 24 का डेफिनेशन में कवर हो गया वो सारा रिसिप्ट्स को हम लोग इनकम कंसीडर करते हैं। अब वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं है उसके बारे में सेक्शन 5 गाइड करता है।
सेक्शन 5 बताता है कौन सा सारा इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। मतलब रिसिप्ट्स को इनकम बनने में नहीं चलेगा, वो इनकम को इंडिया में टैक्सेबल भी होना पड़ेगा। और इसके बारे में आपको सेक्शन 5 गाइड करता है। और सेक्शन 5 को जरूरत होता है और 3 सेक्शन का, मतलब सेक्शन 5 से 3 सेक्शन का जन्म होता है। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 9। सेक्शन 6 बताता है रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसके बारे में आपको फुल आइडिया है। सेक्शन 7 बताता है इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट, जिसके बारे में भी आपको फुल आइडिया है। एंड सेक्शन 9 बताता है इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज, इसके बारे में भी आपको आइडिया है। तो ये 3 सेक्शन का मदद से सेक्शन 5 आपको बता देगा कि कौन सा सारा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। अब बताओ कौन सा सारा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है, अब बताओगे। इसके लिए पहले देखना पड़ता है जो पर्सन इनकम अर्न किया है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा है, मतलब वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट है फिर इंडिविजुअल एंड एचएफ टाइप का रेसिडेंट होने में चांसेस है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है। एचयूएफ एंड इंडिविजुअल के केस में रेसिडेंट फर्दर कैटेगराइज्ड होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, क्लियर। बट बाकी सारा पर्सन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट होता है, उसके बारे में हम लोग ऐसा नहीं बताता है कि वो रेसिडेंट होने के बाद रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऐसा नहीं बताता है। इंडिविजुअल एचएफ के केस में ऐसा बताता है, मतलब इंडिविजुअल एंड एचएफ अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी टाइप का रेसिडेंट है तो उसका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। तो जो सारा इंडिविजुअल एंड एचएफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी टाइप का रेसिडेंट होता है इन इंडिया में, वो अगर इंडिया के बाहर से भी इनकम अर्न करे उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करेंगे। बात क्लियर हो रहा है। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो बेसिकली इंडिविजुअल एंड एचएफ हो सकता है उसका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। वेयर एज इन केस ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड एचएफ इस कैटेगरी का भी हो सकता है। इन केस ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसका इनकम इंडिया में तब टैक्सेबल होता है जब वो इंडिया वाला इनकम होता है। नंबर 1, इंडिया वाला इनकम का मतलब क्या होता है, मतलब वो सारा इनकम जो इंडिया में रिसीव किया गया है, नहीं तो डीम टू बी रिसीव किया गया है, नहीं तो इंडिया में एक्रू किया है, नहीं तो डीम टू एक्रू किया है। बात क्लियर है। तो डीम टू बी रिसिप्ट का मतलब क्या होता है उसको तो सेक्शन 7 ने क्लैरिफाई कर दिया। इनकम डीम टू अक्रू का मतलब क्या होता है उसको सेक्शन 9 ने क्लैरिफाई कर दिया। तो जो इंडिविजुअल एंड एचएफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी टाइप का रेसिडेंट होता है उसका इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। इंडियन इनकम का मतलब वो इनकम जो इंडिया में रिसिव किया गया है, नहीं तो डीम टू बी रिसिव किया गया, नहीं तो वो इनकम जो इंडिया में एक्रू किया गया, नहीं तो डीम टू एक्रू किया गया। तो इंडिविजुअल एंड एचएफ अगर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसका इंडियन इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल होता ही है। उसका और एक इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होता है, वो इनकम जो इंडिया के बाहर अर्न किया गया बिजनेस नहीं तो प्रोफेशन से, बट वो बिजनेस कंट्रोल होता है इन इंडिया से, नहीं तो वो प्रोफेशन सेटअप हुआ है इन इंडिया में। अगेन आई एम सेइंग अगर इंडिविजुअल एंड एचएफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी टाइप का रेसिडेंट है तो उनका आउटसाइड इंडिया वाला इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो सकता है, बट केवल वो इनकम जिसके बारे में अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। कौन सा इनकम, जो इनकम इंडिया से बाहर से अर्न किया गया है, इंडिया का बाहर से अर्न किया गया है फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन, बट वो बिजनेस कंट्रोल होता है इन इंडिया से, नहीं तो वो प्रोफेशन सेटअप हुआ है इन इंडिया में। मतलब रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर आउटसाइड इंडिया कोई बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम अर्न करे, वो इनकम अर्न हो रहा है आउटसाइड इंडिया में, ऐसा कोई बिजनेस और प्रोफेशन से जो बिजनेस कंट्रोल होता है इन इंडिया से और जो प्रोफेशन सेटअप हुआ है इन इंडिया में, तो इनकम आउटसाइड इंडिया में अर्न करने में भी इन इंडिया में टैक्सेबल हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बात यहाँ क्लियर है। नॉन रेसिडेंट का कौन सा सारा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है, नॉन रेसिडेंट का इंडिया वाला इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। इंडिया वाला इनकम का मतलब वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हुआ है, नहीं तो डीम टू बी रिसीव हुआ है, और वो इनकम जो इनकम इंडिया में एक्रू हुआ है, नहीं तो डीम टू एक्रू हुआ है, तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाता है। तो नॉन रेसिडेंट का केवल इंडिया वाला इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। इंडिविजुअल एंड एचएफ के केस में यही स्टोरी है। बाकी पर्सन के केस में तो रेसिडेंट भी हो सकता है, बाकी पर्सन नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। रेसिडेंट होने में उसका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी सारा पर्सन इंडिविजुअल एंड एचएफ को छोड़ के बाकी जितना भी पर्सन है उसका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल तब होगा जब वो रेसिडेंट इन इंडिया है। बट अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उसका इंडिया वाला इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। इंडिया वाला इनकम मतलब वो इनकम जो इंडिया में रिसीव किया गया है, नहीं तो डीम टू बी रिसीव किया है, वो इनकम जो इनकम इंडिया में एक्रू किया गया है, नहीं तो डीम टू एक्रू किया गया। बात यहाँ क्लियर है। सेक्शन 5 इसके बारे में बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन नंबर 6, 7 एंड 9। बात क्लियर हो गया। तो पहले और रिसिप्ट्स को देखो वो रिसिप्ट्स में से
कौन से सारे रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर किया जा सकते हैं, बट रिसिप्ट्स इनकम बनने में नहीं चलेगा, वो इनकम को इंडिया में टैक्सेबल भी होना पड़ेगा, और इसके बारे में सेक्शन 5 गाइड करेगा। क्लियर? तो इंडिया में तो इनकम टैक्सेबल हो गया। नाउ कौन सा हेड के थ्रू टैक्सेबल होगा? क्योंकि सेक्शन 14 जो होता है वो क्लासिफिकेशन करता है, वो बताता है कौन सा सारा हेड के थ्रू इनकम को प्रोसेस किया जाएगा। क्लियर? तो इनकम फ्रॉम सैलरी के थ्रू, कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू, कि पीजीवीपी के थ्रू, कि कैपिटल गेन के थ्रू, कि अदर सोर्सेस के थ्रू। और इसके बारे में अलग अलग हेड का जो चार्जिंग सेक्शन है वो आपको गाइड करेगा। वही बात यहाँ पे लिख दिया, देखो, मतलब जो सारा इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो गया, इनकम व्हिच आर टैक्सेबल इन इंडिया, उसको फर्दर हेड के थ्रू प्रोसेस किया गया। मतलब इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, इसके थ्रू उसको प्रोसेस किया गया। क्लियर? इधर तो कोई एक पर्टिकुलर रिसिप्ट सैलरी के थ्रू टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं तो हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं तो पीजीबीपी के थ्रू होगा, नहीं तो कैपिटल गेन के थ्रू होगा, नहीं तो अदर सोर्सेस के थ्रू होगा। हाँ, ऐसा भी होने का रेयर चांसेस है कि कोई एक पर्टिकुलर रिसिप्ट इनकम भी है, वो इंडिया में टैक्सेबल भी है, बट कोई पर्टिकुलर हेड में वो फॉल नहीं कर रहे, मतलब हेड का जो चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तब वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने के बाद भी हेड में कवर नहीं हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता है। बात क्लियर है? बट वो रेयर इनकम बनता है। जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलता है उसके बारे में, गवर्नमेंट लॉ को अमेंड करके उसको कवर कर लेते हैं कोई ना कोई हेड में। बात यहाँ क्लियर हो रहा है? अच्छा, ये 5 हेड के थ्रू जो इनकम टैक्सेबल है इन इंडिया में उसको प्रोसेस किया गया। अभी 5 हेड को एग्रीगेट करेंगे। देखिए, 5 हेड को एग्रीगेट किया गया है, एग्रीगेट ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। फिर उसके साथ 2 एडजस्टमेंट चलता है, एक होता है क्लबिंग ऑफ इनकम, पहला एडजस्टमेंट क्लबिंग ऑफ इनकम, सेकंड एडजस्टमेंट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। ये दोनों चैप्टर सेपरेट चैप्टर है, आगे जाके स्टडी होगा। तो 2 एडजस्टमेंट हो रहे हैं एग्रीगेट ऑफ ऑल हेड्स के साथ, जितना भी हेड्स का इनकम है एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में, वो सबको इकट्ठा करने के बाद जो एग्रीगेट फिगर निकालता है उसके साथ 2 एडजस्टमेंट हो रहा है, एक क्लबिंग ऑफ इनकम, दूसरा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। एडजस्टमेंट होने के बाद जो फिगर डायरेक्ट होता है उसको बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से आप डिडक्शन क्लेम करते हो चैप्टर 6A के अंडर, और डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो रिड्यूस्ड फिगर बनता है उसको बोलता है टोटल इनकम, मतलब सेक्शन 2 क्लास 45। सेक्शन 2 क्लास 45 टोटल इनकम बन गया। अभी वो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज होगा। बात यहाँ क्लियर है? तो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है और रियल इनकम के ऊपर नहीं। और रियल इनकम अलग होता है, टोटल इनकम अलग होता है। टोटल इनकम को ही मैंने बताया था टैक्सेबल इनकम, मतलब वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लग सकता है। तो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लग सकता है, इसीलिए टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम भी बोला जाता है। क्लियर? अच्छा, टोटल इनकम को अभी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट, टोटल इनकम में से कौन सा सारा इनकम स्पेशल इनकम है वो आप कंसिडर करो। टोटल इनकम में से कौन सा सारा इनकम स्पेशल इनकम है वो आप कंसिडर करो। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सारा इनकम स्पेशल इनकम है? वो सारा इनकम को स्पेशल इनकम माना जाता है जिसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट का कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन टैक्स रेट स्पेसिफाई करता है। मतलब स्पेशल इनकम इनकम वाइज टैक्स बताता है। इनकम चेंज हो जाने में टैक्स का रेट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइप का इनकम के ऊपर अगर इनकम टैक्स एक्ट का कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन अगर टैक्स रेट प्रेस्क्राइब कर रहा है तो वो पर्टिकुलर टाइप का इनकम को आप स्पेशल इनकम कंसिडर कर सकते हो। और स्पेशल इनकम कौन सा एसएससी अर्न कर रहे हैं दैट इज नॉट एट ऑल कंसिडरेबल फैक्टर। स्पेशल इनकम जो भी एसएससी अर्न करे, स्पेशल इनकम के लिए इनकम टैक्स एक्ट का कोई पर्टिकुलर सेक्शन जो टैक्स रेट प्रेस्क्राइब करते हैं वो इक्वली एप्लीकेबल होगा ऑल टाइप्स ऑफ एसएससी के लिए। तो आप आसानी से स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई कर पाओगे। आप देखोगे टोटल इनकम में से कौन सा सारा इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन टैक्स रेट प्रेस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब वो टैक्स रेट इक्वली एप्लीकेबल है ऑल टाइप्स ऑफ एसएससी के लिए, जो भी एसएससी वो पर्टिकुलर टाइप का इनकम अर्न करे। तो स्पेशल इनकम अगर आइडेंटिफाई हो गया है तो इसका मतलब अब नॉर्मल इनकम को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम को आप लेस कर दो तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा दैट वुड बी नॉर्मल इनकम और रेगुलर इनकम। नॉर्मल इनकम और रेगुलर इनकम के लिए फिनांस एक्ट टैक्स रेट प्रेस्क्राइब करते हैं। देखिए, मैंने इधर दिया है कि नॉर्मल इनकम का मतलब क्या होता है, रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम का मतलब टोटल इनकम माइनस स्पेशल इनकम। और नीचे मैंने लिख भी दिया है आपके लिए कि इनकम ऑन विच और रेट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। आप जानते हो हर साल फाइनेंस एक्ट चेंज होता है, तो रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट मतलब जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कैरी ऑन कर रहे हो उसके लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है। आपका एग्जामिनेशन के लिए मतलब आप बेसिकली कैलकुलेशन कैरी ऑन करोगे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर 2021 के रेस्पेक्ट में, और उसके लिए फिनांस एक्ट एप्लीकेबल होगा 2020। तो 2020 फिनांस एक्ट का
आप फर्स्ट शेड्यूल में जाओगे और फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 विजिट करोगे। तो फिनांस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 विजिट करने में आपको रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के लिए टैक्स रेट मिल जाएगा। और उधर आप देखोगे कि टैक्स रेट चेंज हो रहे हैं एसएससी को देखते हुए, मतलब रेगुलर इनकम के ऊपर टैक्स रेट फिनांस एक्ट जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो एसएससी वाइज टैक्स रेट है, एसएससी बेस्ड टैक्स रेट है। एसएससी को देखते हुए टैक्स रेट चेंज हो रहे हैं। बात क्लियर? आगे जाके हम लोग जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आई विल प्रोवाइड यू लिस्ट ऑफ स्पेशल इनकम्स, और लिस्ट में आपको मिलेगा स्पेशल इनकम्स का नाम और अलग अलग स्पेशल इनकम के लिए जो अलग अलग टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट का अलग अलग सेक्शन ने स्पेसिफाई किया है वो सारा डिफरेंस, मतलब स्पेशल इनकम्स का नाम, स्पेशल इनकम के लिए टैक्स रेट एंड कौन सा सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट उस टैक्स रेट को प्रिस्क्राइब किया है उस सेक्शन का भी नाम। तो ये कंप्लीट लिस्ट जैसी आपको मिलेगा आप स्पेशल इनकम लर्न कर लोगे, और स्पेशल इनकम लर्न कर लोगे तो स्पेशल इनकम के लिए आप एप्लीकेबल टैक्स रेट को स्पेशल इनकम के ऊपर अप्लाई करके टैक्स को कैलकुलेट करोगे। वो हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब सीखेंगे। जैसे आप स्पेशल इनकम लर्न कर लोगे तो आप टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम को लेस करोगे, आपके पास आ जाएगा रेगुलर इनकम, और रेगुलर इनकम के लिए भी आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ टैक्स रेट। रेगुलर इनकम के लिए हम फिनांस एक्ट 2020 का हिसाब से शेड्यूल 1 का पार्ट 3 का रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब अलग अलग एसएससी के लिए रेगुलर इनकम के लिए कौन सा सारा टैक्स रेट है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप वो भी आसानी से सीख जाओगे और रेगुलर इनकम के ऊपर वो एप्लीकेबल टैक्स रेट को अप्लाई करके आप टैक्स को कैलकुलेट कर पाओगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे ये दोनों को हम टेक केयर कर लेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है, एंड दैट स्पेशल पॉइंट इज, जब मैंने बताया था कि टोटल इनकम में से कौन सा सारा इनकम स्पेशल है, कौन सा सारा इनकम रेगुलर और नॉर्मल है, उसको सेग्रीगेट करो। तो मैंने बताया था पहले स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई करो, टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम अगर आइडेंटिफाइड हो गया तो टोटल में से स्पेशल को लेस करो, जो रहेगा वही होगा रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम। बट टैक्स कैलकुलेशन करने के टाइम में आप टैक्स पहले कैलकुलेट करोगे और रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के ऊपर, देन आप कैलकुलेट करोगे टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। बात याद रहेगा, टैक्स कैलकुलेशन करने के टाइम में आप स्पेशल इनकम के ऊपर पहले टैक्स कैलकुलेट नहीं करोगे, पहले आप नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करोगे, देन स्पेशल इनकम के ऊपर। बात क्लियर? देखो वही बात लिखा हुआ है, टैक्स कैलकुलेशन में आ जाओ एक बार। अच्छा, ये सारा बात आपको समझ में आ गया ना कि रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम का मतलब मैंने बता दिया कि एसएससी बेस्ड टैक्स रेट है। नीचे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, टैक्स कंप्यूटेशन हो रहे, पहले फर्स्ट हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम, देन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन स्पेशल इनकम। तो टैक्स ऑन रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम पहले कैलकुलेशन होगा, देन टैक्स ऑन स्पेशल इनकम कैलकुलेशन होगा। अच्छा, दोनों कैलकुलेशन हो जाने के बाद जो एग्रीगेट फिगर आएगा वो एग्रीगेट फिगर को आप बता सकते हो बेसिक टैक्स। अब बेसिक टैक्स के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तो ऐड करोगे सरचार्ज को। अगर हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिविजुअल का टोटल इनकम अगर 50 लाख क्रॉस कर रहे हैं तो इंडिविजुअल के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल का टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस करने में इंडिविजुअल के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, बट सरचार्ज कैलकुलेट होता है बेसिक टैक्स के ऊपर। सरचार्ज कैलकुलेट होता है बेसिक टैक्स के ऊपर, बट सरचार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं है दैट इज लिंक्ड विद द कंडीशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस करने में इंडिविजुअल के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, उस सरचार्ज का कैलकुलेशन होगा बेसिक टैक्स के ऊपर। बात यहाँ क्लियर हो रही? तो वही मैंने लिखा है, सरचार्ज इफ एनी ऑन बेसिक टैक्स। तो सरचार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं है वो तो डिपेंड कर रहा है इंडिविजुअल कितना टोटल इनकम अर्न कर रहा है उसके ऊपर, इंडिविजुअल का कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। बट सरचार्ज का कैलकुलेशन हो रहा है बेसिक टैक्स के ऊपर, तो सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो बेसिक टैक्स के ऊपर सरचार्ज का कैलकुलेशन करो और सरचार्ज को जोड़ दो बेसिक टैक्स के साथ। नेक्स्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ रिलेटेड होता है सरचार्ज के साथ। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एप्लीकेबल होगा ही। बट सरचार्ज अगर एप्लीकेबल नहीं है तो मार्जिनल रिलीफ का कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं करेगा। तो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि मार्जिनल रिलीफ लिंक्ड होता है सरचार्ज के साथ। सरचार्ज एप्लीकेबल होने में मार्जिनल रिलीफ का चांसेस होता है, मार्जिनल रिलीफ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, चांसेस होता है। बट अगर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है तो मार्जिनल रिलीफ का कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं करेगा। तो सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ दोनों ग्रुप बना के आप याद रखोगे। तो मार्जिनल रिलीफ अगर मिल रहा है तो मार्जिनल रिलीफ आप लेस करोगे, और रिलीफ मिल रहा है तो आपका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो इसलिए आप लेस करोगे। नेक्स्ट आता है रिबेट। अच्छा देखो, सरचार्ज एंड रिबेट अल्टरनेटिव है, क्योंकि देखो सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है, इंडिविजुअल के केस में बात कर रहे हैं, सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है जब इंडिविजुअल का टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस कर रहे हैं, और मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज के साथ लिंक्ड है।
रिबेट के केस में रिबेट इंडिविजुअल को तब मिल सकता है जब इंडिविजुअल रेसिडेंट है एंड इंडिविजुअल का टोटल इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं किया। मतलब इंडिविजुअल रेसिडेंट का टोटल इनकम 5 लाख क्रॉस ना करने में रिबेट मिलता है और इंडिविजुअल का टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस करने में सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। तो सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहे हैं मतलब रिबेट का कोई चांसेस है ही नहीं, और रिबेट एप्लीकेबल हो रहे हैं मतलब सरचार्ज का कोई चांसेस है ही नहीं। तो आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा, ये दोनों अल्टरनेटिव है, सरचार्ज एंड रिबेट, एंड सरचार्ज के साथ मार्जिनल रिलीफ लिंक्ड है। क्लियर? तो अगर रिबेट मिल रहे तो आपका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस्ड हो जाएगा। अच्छा, रिबेट का बाकी सारा कंडीशंस हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 87 ए का रिबेट एप्लीकेबल होने में टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी रिड्यूस्ड हो जाएगा। रिबेट का फिगर आप लेस करोगे, रिबेट का फिगर लेस करने में जो रिड्यूस्ड फिगर आपका बनेगा वो रिड्यूस्ड फिगर का नाम आप बताओगे, बेसिक टैक्स आफ्टर सरचार्ज और नहीं तो बेसिक टैक्स आफ्टर रिबेट। आफ्टर सरचार्ज और आफ्टर रिबेट दोनों एक साथ मतलब दोनों साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल तो हो नहीं सकता है। इधर तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा नहीं तो रिबेट एप्लीकेबल होगा। तो जो एप्लीकेबल हो रहा है वही आप लिखोगे, बेसिक टैक्स आफ्टर सरचार्ज और बेसिक टैक्स आफ्टर रिबेट एज एप्लीकेबल। तो अगर आपके पास आ गया बेसिक टैक्स आफ्टर सरचार्ज और बेसिक टैक्स आफ्टर रिबेट एज एप्लीकेबल, उसके साथ आप ऐड करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज ऐड होगा अगर बेसिक टैक्स का फिगर अराइज किया है तो। बेसिक टैक्स का फिगर अराइज करने में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए एक ही कंडीशन है कि आपके पास बेसिक टैक्स का फिगर होना चाहिए। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज एप्लीकेबल होता है बेसिक टैक्स के ऊपर 4% रेट पे। क्लियर? 4% रेट पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल हो जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% रेट पे एप्लीकेबल हो जाएगा बेसिक टैक्स के ऊपर। वो आप ऐड करोगे, करने के बाद आपके पास जो फिगर आएगा वो फिगर को आप बताओगे टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी। एसएससी का मतलब आप जानते हो, स्टार्ट किया था पर्सन से। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर पीबीएस में जो भी रिसिप्ट अर्न करता है वो हर एक रिसिप्ट उनके लिए इनकम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा स्टेटमेंट से। और जब एंड कर रहे हैं तब बता रहे हैं टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी ऐसा स्टेटमेंट। मतलब स्टार्ट किया था पर्सन से और एंड कर रहे एसएससी से। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसका सेंस आपको मिल रहा है। देखो, पर्सन एंड एसएससी के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बेसिक क्लासेस में बहुत बार डिस्कस किया। फिर से वो डिस्कशन में एंटर नहीं करेंगे हम लोग, बट आपको सेंस आना चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है फ्रॉम दिस डिस्कशन ऑल्सो। नाउ अभी हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे कि जो नॉर्मल इनकम और रेगुलर इनकम होता है उसके ऊपर फिनांस एक्ट का दिया हुआ टैक्स रेट कौन कौन सा है। क्योंकि आप पहले रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करके टैक्स ऑन रेगुलर इनकम कैलकुलेट करोगे, देन स्पेशल इनकम के लिए टैक्स रेट को आइडेंटिफाई करके स्पेशल इनकम के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करके टैक्स ऑन स्पेशल इनकम कैलकुलेट करोगे, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम टैक्स ऑन स्पेशल इनकम दोनों जोड़ के आप बेसिक टैक्स कैलकुलेट करोगे, फिर कंटिन्यू करोगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको चाहिए रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के लिए अलग अलग कौन सा टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट ने एसएससी स्पेसिफिक प्रेस्क्राइब किया है उसके बारे में आइडिया। तो आइए अभी रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के लिए फिनांस एक्ट का दिया हुआ एसएससी बेस्ड टैक्स रेट को हम लोग स्टडी करते हैं। आइए नीचे की तरफ आइए, आपको मिल जाएगा टैक्स ऑन रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम। देखिए टैक्स रेट फॉर रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम। पहले हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे इंडिविजुअल्स एंड एचएफ्स को लेकर। लिखा हुआ है स्लैब रेट एज पर फिनांस एक्ट 2020। तो इंडिविजुअल एंड एचएफ का नॉर्मल इनकम के लिए फिनांस एक्ट 2020 ने जो स्लैब रेट प्रेस्क्राइब किया वो स्लैब रेट को भी स्टडी करेंगे। और ये स्लैब रेट आपको मिलेगा फिनांस एक्ट 2020 का पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में। फिनांस एक्ट 2020 के अंडर जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 में जाएंगे तो आपको स्लैब रेट मिलेगा। वो स्लैब रेट एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एचएफ के लिए एंड इंडिविजुअल एंड एचएफ का नॉर्मल इनकम के लिए। एंड सेम रेट विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन एंड सर्टेन एओपी बीवाईज के लिए। वो हम आगे जाकर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा एओपी बीवाईज के लिए वो रेट एप्लीकेबल है। आइए अभी आपको स्लैब रेट दिखा रहे हैं। स्लैब रेट को देखिए, अ रेट ऑफ टैक्स ऑन रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम प्रीवियस ईयर 2021 के रेस्पेक्ट में। टैक्स रेट पता करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फिनांस एक्ट 2020। तो फिनांस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 विजिट करने में आपको रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के ऊपर जो स्लैब रेट ऑफ टैक्स मिलेगा वो 3 कैटेगरी का मिलेगा। देखो नीचे कैटेगरी डिवाइड किया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो है ना दैट इज एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल, बट कौन सा इंडिविजुअल? अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 ईयर्स और मोर। तो जो रेसिडेंट इंडिविजुअल का एज 60 ईयर्स और मोर उसको छोड़ के बाकी इंडिविजुअल के लिए कैटेगरी 1 एप्लीकेबल है।
देखिए लिखा हुआ है इंडिविजुअल अदर देन ए रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर, मिल गया। तो इंडिविजुअल के लिए तो कैटेगरी 1 वाला स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है ऑन नॉर्मल इनकम, साथ साथ सेम रेट इज एप्लीकेबल ऑन एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मिला आपको। एजीपी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, सर्टेन एओपी बीवाई, क्लियर। एओपी बीवाई सर्टेन है, मतलब हर एक एओपी बीवाई के लिए कैटेगरी 1 वाला स्लैब रेट ऑफ टैक्स नॉर्मल इनकम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सर्टेन एओपी बीवाई, कौन सा एओपी बीवाई वो आगे जाकर हम आपको बता देंगे। आइए टैक्स रेट को देखते हैं। 2.5 लाख तक टोटल इनकम कमाने में, 2.5 लाख तक टोटल इनकम कमाने में टैक्स रेट नहीं ले, मतलब कोई टैक्स नहीं इंपोज हो रहा है। 2.5 लाख तक टोटल इनकम कमाने में कोई टैक्स इंपोज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्लैब बता रहे टोटल इनकम ग्रेटर देन 2.5 लाख बट लेस देन इक्वल्स टू 5 लाख, मतलब टोटल इनकम 2.5 लाख को क्रॉस किया है बट आफ्टर रुपीज 5 लाख। तो अगर टोटल इनकम 2.5 लाख क्रॉस किया है बट आफ्टर रुपीज 5 लाख से, तो 2.5 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है आफ्टर रुपीज 5 लाख, वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 5% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। मतलब अगर जो सारा एसएससी कैटेगरी 1 में फॉल कर रहे हैं, कैटेगरी 1 में फॉल कर रहे हैं, वो सारा एसएससी का टोटल इनकम एग्जैक्टली 5 लाख से, कौन सा सारा एसएससी कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं? इंडिविजुअल अदर देन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 60 इयर्स और मोर। तो अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स और मोर हो रहा है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, उसको छोड़ के बाकी इंडिविजुअल को लेकर कैटेगरी 1 बनता है। हर एक एचयूएफ आता है, हर एक एजेपी आता है एंड सर्टेन एओपी बीवाईस आता है। तो जो सारा एसएससी कैटेगरी 1 में कवर हो रहा है उसका टोटल इनकम अगर एग्जैक्टली 5 लाख से, तो फर्स्ट 2.5 लाख टोटल इनकम के ऊपर टैक्स रेट नील है। नेक्स्ट 2.5 लाख टोटल इनकम के ऊपर, मतलब एक्सेडिंग 2.5 लाख बट आफ्टर रुपीज 5 लाख, तो नेक्स्ट 2.5 लाख टोटल इनकम के ऊपर 5% रेट पे टैक्स इंपोज होगा, मतलब 12,500 का टैक्स आएगा। बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट स्लैब बता रहे टोटल इनकम ग्रेटर देन 5 लाख बट अप टू, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 10 लाख। अगर टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस किया है बट आफ्टर रुपीज 10 लाख से, तो 5 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है आफ्टर रुपीज 10 लाख, वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 20% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। तो जो सारा इंडिविजुअल, जो सारा एचयूएफ, जो सारा एओपीबीवाई, जो सारा एजीपी कैटेगरी 1 में फॉल करता है, वो सारा एसएससी का टोटल इनकम अगर एग्जैक्टली 10 लाख से, तो उसके ऊपर टैक्स कितना आ रहा है? फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर नील है। नेक्स्ट 2.5 लाख, मतलब एक्सेडिंग 2.5 लाख बट आफ्टर रुपीज 5 लाख टोटल इनकम होने में, मतलब एक्सेस 2.5 लाख अमाउंट के ऊपर 5%, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर आफ्टर रुपीज 10 लाख, एग्जैक्टली 10 लाख अगर टोटल इनकम है, तो 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक, मतलब एक्सेस 5 लाख इनकम के ऊपर, टोटल इनकम के ऊपर 20% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। इसका मतलब 1 लाख का टैक्स आएगा। तो आफ्टर रुपीज 10 लाख टोटल इनकम होने में 12,500 प्लस 1 लाख, 1,12,500 का टैक्स आ रहा है। बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट स्लैब बता रहे टोटल इनकम अगर 10 लाख को क्रॉस किया है, ग्रेटर देन 10 लाख, 10 लाख क्रॉस किया है, तो 10 लाख के ऊपर जो भी एक्सेस टोटल इनकम है, वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 30% रेट पर टैक्स इंपोज होगा। मतलब अप टू 10 लाख टोटल इनकम होने में 1,12,500 का टैक्स आया था। 10 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है, उसके ऊपर 30% रेट पर टैक्स इंपोज कर दो। बात क्लियर है। तो 12,500, 1,12,500 ये रेडीमेड फिगर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर देने में सुविधा होगा। क्लियर, बार बार कैलकुलेशन ना करके ये याद रखने में सुविधा होगा। फिर बता रहे अगर इंडिविजुअल, कौन सा इंडिविजुअल? अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस है 60 इयर्स और मोर हुआ है, वो रेसिडेंट इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी सारा इंडिविजुअल, सारा एचयूएफ, सारा एजेपीस आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्संस एंड सर्टेन एओपी बॉयज, वो सब लोग कैटेगरी 1 में फॉल कर रहे हैं। और जो लोग कैटेगरी 1 में फॉल कर रहे हैं, उसका 2.5 लाख तक टोटल इनकम के ऊपर टैक्स रेट नहीं ले। 2.5 लाख के ऊपर अप टू 5 लाख टोटल इनकम कमाने में, तो 2.5 लाख के ऊपर अप टू 5 लाख एक्सेस जो भी टोटल इनकम है, वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 5% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। अगर टोटल इनकम 5 लाख क्रॉस किया है बट आफ्टर रुपीज 10 लाख से, तो 5 लाख के ऊपर अप टू 10 लाख जो एक्सेस टोटल इनकम है, वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 20% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। अगर टोटल इनकम 10 लाख क्रॉस किया है, तो 10 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है, वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 20% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। ये कैटेगरी 1 का स्टोरी है। नेक्स्ट कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होगा। कैटेगरी 2 बता रहे अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है एंड वो इंडिविजुअल रेसिडेंट का एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 60 इयर्स और मोर अपीयर हो रहे हैं बट लेस देन 80 इयर्स अपीयर हो रहे हैं, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल का नॉर्मल इनकम के ऊपर कैटेगरी 2 का दिया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब बताओगे सर आप नॉर्मल इनकम बता रहे हो, बट हेडिंग में तो टोटल इनकम लिखा हुआ है, हर एक जगह में टोटल इनकम लिखा हुआ है।
तीनों कैटेगरी में तो टोटल इनकम लिखा हुआ है। देखो ये टोटल इनकम का मतलब कुछ नहीं, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, इसका मतलब नॉर्मल इनकम। तो ये सबका मतलब नॉर्मल इनकम, ये जो टोटल इनकम लिखा हुआ है ये सबका मतलब नॉर्मल इनकम। मतलब कैटेगरी 1 बोलो, कैटेगरी 2 बोलो, कैटेगरी 3 बोलो, तीनों में हम लोग नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट डिस्कस कर रहे हैं। तो कैटेगरी 2 में लिखा हुआ है अगर और रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2020, 21, 60 इयर्स और मोर अपीयर हो रहे बट लेस देन 80 इयर्स से, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल का नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स रेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और रेसिडेंट इंडिविजुअल का टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम मतलब नॉर्मल इनकम अगर आफ्टर ₹3 लाख से, तो उसके लिए टैक्स रेट है नील, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स इंपैक्ट है ही नहीं। देखिए लिखा हुआ है टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम मतलब नॉर्मल इनकम लेस देन इक्वल्स टू 3 लाख होने में टैक्स रेट नील है। बार बार हम नहीं बोलेंगे कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम मतलब नॉर्मल इनकम, हम तो टोटल इनकम बोल के चले जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 जहां पे भी टोटल इनकम लिखा हुआ है उसका मतलब टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम दैट इज नॉर्मल इनकम। तो अगर टोटल इनकम आफ्टर ₹3 लाख से, कैटेगरी 2 में आफ्टर ₹3 लाख से टैक्स रेट नहीं ले, बट टोटल इनकम अगर 3 लाख को क्रॉस किया है आफ्टर ₹5 लाख से, लेस देन इक्वल्स टू 5 लाख मतलब आफ्टर ₹5 लाख से, तो 3 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है आफ्टर ₹5 लाख, वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स रेट है 5%। अगर कैटेगरी 2 में फॉल कर रहे हैं ऐसा कोई एसएससी एग्जैक्टली 5 लाख टोटल इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए उसका टैक्स कितना आ रहा है। अब बताओगे आफ्टर ₹3 लाख के लिए तो टैक्स रेट नहीं ले, 3 लाख के ऊपर जो टोटल इनकम है आफ्टर ₹5 लाख मतलब जो एक्सेस 2 लाख टोटल इनकम है, वो एक्सेस 2 लाख टोटल इनकम के ऊपर 5% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। इसका मतलब 2 लाख के ऊपर 5% तो 10,000 आएगा उसका टैक्स। क्लियर। अगर टोटल इनकम 5 लाख क्रॉस किया है ग्रेटर देन 5 लाख बट लेस देन इक्वल्स टू 10 लाख, मतलब 5 लाख से ज्यादा बट आफ्टर ₹10 लाख, तो 5 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है आफ्टर ₹5 लाख उसके लिए टैक्स रेट है 20%। ऐसा कोई एसएससी जो कैटेगरी 2 में फॉल कर रहा है साथ साथ एग्जैक्टली 10 लाख टोटल इनकम अर्न कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स इंपैक्ट कितना आएगा अब मुझे बताइए। अब बताओगे ऐसा कोई एसएससी जो कैटेगरी 2 में फॉल कर रहा है एंड टोटल इनकम एग्जैक्टली 10 लाख अर्न कर रहा है, उसका फर्स्ट 3 लाख टोटल इनकम के ऊपर टैक्स तो नहीं ले। 3 लाख के ऊपर आफ्टर ₹5 लाख जो एक्सेस 2 लाख टोटल इनकम है उसके ऊपर टैक्स 5% मतलब 10,000 का टैक्स आ रहा है। अगेन 5 लाख के ऊपर आफ्टर ₹10 लाख जो एक्सेस 5 लाख टोटल इनकम है उसके ऊपर टैक्स आएगा 20% मतलब 1 लाख, तो उसके लिए टैक्स आ रहा है 1,10,000। बात समझ में आ रहा है। तो 1,10,000 का टैक्स आ रहा है 10 लाख टोटल इनकम एग्जैक्टली अर्न करने में इन कैटेगरी 2। नेक्स्ट, अगर टोटल इनकम 10 लाख को क्रॉस किया है तो 10 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है उसके ऊपर 30% रेट पे टैक्स आएगा। ऐसा कोई एसएससी जो कैटेगरी 2 में फॉल कर रहा है एंड टोटल इनकम अर्न कर रहा है एक्सीडिंग ₹10 लाख, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है। अब बताओगे 10 लाख तक टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो 1,10,000 आ रहा था वो तो रहेगा ही, साथ साथ 10 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है उसके ऊपर एडिशनल 30% लायबिलिटी आएगा, मतलब 1,10,000 प्लस 30% टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹10 लाख। बात क्लियर है। नेक्स्ट कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 में आइए। कैटेगरी 3 में लिखा हुआ है ऐसा कोई इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है एंड उसका एज अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 80 इयर्स और मोर अपीयर हो रहे एट एनी टाइम, प्रीवियस ईयर 2021 में एट एनी टाइम अगर 80 इयर्स और मोर एज अपीयर हो रहे हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल का, तो कैटेगरी 3 में फॉल करता है एंड उनके लिए कैटेगरी 3 में दिया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। और स्लैब रेट ऑफ टैक्स बता रहे आफ्टर ₹5 लाख टोटल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं ले। 5 लाख के ऊपर जो टोटल इनकम है आफ्टर ₹10 लाख, 5 लाख के ऊपर आफ्टर ₹10 लाख, तो 5 लाख के ऊपर आफ्टर ₹10 लाख जो एक्सेस टोटल इनकम है वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी 20%। मतलब अगर कैटेगरी 3 में फॉल कर रहा है ऐसा कोई एसएससी, कैटेगरी 3 में फॉल कर रहा है ऐसा कोई एसएससी एग्जैक्टली 10 लाख टोटल इनकम अर्न कर रहे हैं, तो फर्स्ट 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स है नहीं। 5 लाख के ऊपर आफ्टर ₹10 लाख एक्सेस जो 5 लाख टोटल इनकम है उसके ऊपर टैक्स आ रहा है 20%, मतलब 1 लाख का टैक्स आएगा। नेक्स्ट स्लैब बता रहे अगर टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹10 लाख से, तो 10 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 30% रेट पर टैक्स इंपोज होगा। मतलब अगर कोई एसएससी कैटेगरी 3 में फॉल कर रहे हैं एंड उनका टोटल इनकम 10 लाख क्रॉस किया है, तो उनका टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा। 10 लाख टोटल इनकम अर्न करने में जो टैक्स लायबिलिटी आ रहे थे 1 लाख का वो तो रहेगा ही, साथ साथ 10 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है उसके ऊपर एडिशनल 30% टैक्स लायबिलिटी आएगा, मतलब 1 लाख प्लस 30% ऑन टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹10 लाख, ये होगा उनका टैक्स लायबिलिटी। बात क्लियर हो रही। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंडिविजुअल्स के केस में टैक्स लायबिलिटी ऑन नॉर्मल इनकम जो फिनांस एक्ट 2020 ने बताया था एज पर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द पार्ट 3। क्लियर।
फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020 का हिसाब से इंडिविजुअल का नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या आ सकता है वो हमने डिस्कस कर लिया। सेम इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन एचयूएफ्स, एजीपीस, आर्टिफिशियल ज्योग्राफिकल पर्सन एंड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एओपी बीवाईस। आ जाइए, जो डिस्कस हम कर रहे थे वो पेज में आ जाइए। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? देखिए, मैंने बताया था जो टैक्स रेट फॉर रेगुलर और नॉर्मल इनकम है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, उसका डिस्कशन कर रहे थे। नाउ बताया था स्लैब रेट एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, तो इसका डिस्कशन तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट दिया है और एक और स्लैब रेट एज पर सेक्शन नंबर 115 बीएसी। ये बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2020 ने इंट्रोड्यूस किया है। फाइनेंस एक्ट 2020 ने इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया। दिस इज अमेंडमेंट। फाइनेंस एक्ट 2020 ने इनकम टैक्स में अमेंडमेंट किया, एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया 115 बीएससी, और इसमें भी स्लैब रेट दिया गया। तो आप कौन सा स्लैब रेट लेना चाहते हो वो आपके पास ऑप्शन है। देखिए, मैंने आपके लिए लिख दिया है कि ये ऑप्शन है। एसएससी विल चूज दैट ऑप्शन which would be more beneficial in comparison to others। इसका मतलब क्या बन रहा है? इसका मतलब बन रहा है जो स्लैब रेट एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फाइनेंस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 में जो टैक्स रेट स्पेसिफाई किया गया है वो आप ले लो, और नहीं तो सेक्शन नंबर 115 बीएससी में जो टैक्स रेट स्पेसिफाई किया गया वो आप ले लो। 115 बीएससी का टैक्स रेट एंड फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का टैक्स रेट, दोनों में जो बेनिफिशियल होगा वही एसएससी लेगा। तो इसमें कंपैरिजन आएगा, which would be more beneficial, वही एसएससी लेगा। तो आपने तो फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का स्लैब रेट स्टडी कर लिया। अभी आपको स्टडी करना है सेक्शन नंबर 115 बीएससी का स्लैब रेट। सेक्शन नंबर 115 बीएससी इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है जो बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2020 ने इंट्रोड्यूस किया। बात क्लियर? फाइनेंस एक्ट 2020 ने 115 बीएससी को इंट्रोड्यूस किया इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये अमेंडमेंट है। तो 115 बीएससी का दिया हुआ टैक्स रेट भी आपको स्टडी करना है, तो वही अभी हम लोग स्टडी करने के लिए जाएंगे। क्लियर? आ जाइए 115 बीएससी का टैक्स रेट देखते हैं। 115 बीएससी का जो टैक्स रेट है दिस वन, ये टैक्स रेट आपको स्टडी करना है। एंड सेक्शन नंबर 115 बीएससी का फर्स्ट स्लैब बता रहा है आफ्टर ₹2.5 लाख टोटल इनकम अर्न करने में इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर कोई टैक्स इंपैक्ट है ही नहीं। आफ्टर ₹2.5 लाख टोटल इनकम अर्न करने में टैक्स रेट नहीं ला रहा है। इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में आफ्टर ₹2.5 लाख टोटल इनकम अर्न करने में कोई टैक्स इंपैक्ट है नहीं। टोटल इनकम का मतलब अदर देन स्पेशल इनकम, मतलब नॉर्मल इनकम को लेकर बात हो रहा है। बोलेंगे तो टोटल इनकम, बट एक्चुअल में इसका मतलब नॉर्मल इनकम है। क्लियर? मतलब यहाँ पे टोटल इनकम इसी मीनिंग में लिखा गया है कि कोई स्पेशल इनकम है ही नहीं, मतलब इंटायर टोटल इनकम इज नॉर्मल इनकम। इसी कॉन्टेक्स्ट में टोटल इनकम वर्ड को यूज किया जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा टोटल इनकम का मतलब केवल नॉर्मल इनकम को लेकर बात हो रहा है, रेगुलर इनकम को लेकर बात हो रहा है। तो आफ्टर ₹2.5 लाख टोटल इनकम अर्न करने में टैक्स इंपैक्ट नील है। 2.5 लाख के ऊपर अगर टोटल इनकम अर्न किया जा रहा है बट आफ्टर ₹5 लाख, तो 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक जो एक्सेस टोटल इनकम है वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 5% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। अगर 5 लाख के ऊपर टोटल इनकम है अप टू ₹7.5 लाख, तो टोटल इनकम जो 5 लाख को क्रॉस किया है, 5 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है आफ्टर ₹7.5 लाख, वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 10% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। नेक्स्ट स्लैब बता रहा है अगर टोटल इनकम 7.5 लाख को क्रॉस किया है बट आफ्टर ₹10 लाख से, तो 7.5 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है आफ्टर ₹10 लाख, वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 15% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। नेक्स्ट स्लैब बता रहे हैं अगर टोटल इनकम 10 लाख क्रॉस किया है बट आफ्टर ₹12,50,000 है, तो 10 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है आफ्टर ₹12,50,000, वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 20% रेट पर टैक्स इंपोज होगा। एंड नेक्स्ट स्लैब बता रहे हैं अगर टोटल इनकम 12,50,000 को क्रॉस किया है बट आफ्टर ₹15 लाख से, तो 12,50,000 के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है आफ्टर ₹15 लाख, वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 25% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। लास्ट स्लैब बता रहे हैं अगर टोटल इनकम 15 लाख को क्रॉस किया है, तो 15 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 30% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। तो अगर आप सेक्शन नंबर 115 बीएससी का दिया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे 2.5 लाख इनकम इंक्रीज करने में 5% टैक्स रेट इंक्रीज कर रहे हैं। हर एक केस में 2.5 लाख इनकम इंक्रीज करने में 5% टैक्स रेट इंक्रीज कर रहे हैं। तो अपेरेंटली आपको लग सकता है स्लैब रेट ऑफ टैक्स जो सेक्शन नंबर 115 बीएससी ने स्पेसिफाई किया दैट इज मोर बेनिफिशियल देन स्लैब रेट ऑफ टैक्स जो स्पेसिफाइड था इन द पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020 में। आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, कौन सा दोनों? स्लैब रेट ऑफ टैक्स जो स्पेसिफाइड था सेक्शन नंबर 115 बीएससी में, उसके साथ आप कंपैरिजन डाल रहे हो पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020 का प्रेस्क्राइब किया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स का।
और दोनों कंपैरिजन में आपको लग सकता है कि सेक्शन नंबर 115 बीएससी का स्पेसिफाई किया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स इज मोर बेनिफिशियल। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो अगर 15 लाख तक टोटल इनकम अर्न किया जाए तो मैक्सिमम स्लैब रेट ऑफ टैक्स जो इंपोज हो रहा है इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 115 बीएससी दैट इज 25%। 15 लाख क्रॉस करने में 30% आ रहा है, वेयर एज इन केस ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 टोटल इनकम 10 लाख क्रॉस करने में मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स जो 30% है वो इंपोज हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि सेक्शन नंबर 115 बीएससी का दिया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि सेक्शन नंबर 115 बीएससी का हिसाब से 15 लाख टोटल इनकम क्रॉस करने में मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स 30% इंपोज हो रहे थे। तो ये अपरेंट स्टडी में आपको लग रहा है, बट हम आपको बता दे रहे जो सेक्शन नंबर 115 बीएससी में आप बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स देख रहे हो वो तब आप ले पाओगे जब सेक्शन नंबर 115 बीएससी का दिया हुआ कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे। और सेक्शन नंबर 115 बीएससी का दिया हुआ कंडीशन के अंडर आप देखोगे बहुत सारा एग्जामिशन एंड डिडक्शन का बेनिफिट आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके ये बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स आपके लिए एप्लीकेबल होगा। देखिए सेक्शन नंबर 115 बीएससी का सबसेक्शन 1 को एक बार स्टडी कीजिए, क्या लिखा हुआ है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। देखो नॉटविथस्टैंडिंग सब्जेक्ट टू इस सब का मतलब क्या है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बेसिक क्लास में, तो फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। मेन क्रक्स में आ जाता है, क्या लिखा हुआ है? द इनकम टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली for any previous year relevant to the assessment year beginning on or after the first day of April 2021। बता रहे थे ना फाइनेंस एक्ट 2020 ने 115 बीएससी को इंट्रोड्यूस किया है इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कब से ये इफेक्ट में आ रहे हैं? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021। Shall at the option of such person be computed at the rate of tax given in the following table if this is most important if the conditions contained in subsection 2 are satisfied। तो सबसेक्शन 2 में जो कंडीशन स्पेसिफाई किया गया वो कंडीशंस कुछ नहीं है, उसमें बताया गया है आपको कुछ बेनिफिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कौन सा बेनिफिट? डिडक्शन एंड एग्जिबिशन का बेनिफिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा ये बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स। बात क्लियर हो रही? कौन सा सारा डिडक्शन एंड एग्जिबिशन का बेनिफिट आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वो जब सबसेक्शन 2 स्टडी करेंगे तब सीखेंगे। अभी तो स्ट्रक्चर बना रहे, तो आ जाइए जो डिस्कशन हम कंटिन्यू कर रहे थे उस पेज में आ जाइए। क्या बात हो रहे थे? बात हो रहे थे इंडिविजुअल एंड एचएफ के लिए दो ऑप्शन है, इधर तो फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का दिया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स ले लो, और नहीं तो 115 बीएससी का दिया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स ले लो। दोनों में जो बेनिफिशियल लगे वो ले लो, और दिया हुआ है क्लियर, और दिया हुआ है दोनों में एक इंडिविजुअल एंड एचएफ के लिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। जब हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020 का प्रेस्क्राइब किया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स, तब 3 कैटेगरी आया था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में बताया था 2.5 लाख तक टोटल इनकम कमाने में कोई टैक्स नहीं है। कैटेगरी 2 में बताया गया था 3 लाख तक टोटल इनकम कमाने में कोई टैक्स नहीं है। एंड कैटेगरी 3 में लिखा हुआ था 5 लाख तक टोटल इनकम कमाने में कोई टैक्स नहीं है। वो जो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख उसको हम बेसिक एग्जामिशन लिमिट और मैक्सिमम एग्जामिशन लिमिट बताएंगे। बेसिक एग्जामिशन लिमिट और मैक्सिमम एग्जामिशन लिमिट मतलब अलग अलग कैटेगरी के एसएससी के लिए अलग अलग बेसिक एग्जामिशन लिमिट और मैक्सिमम एग्जामिशन लिमिट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं, मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो कैटेगरी 1 में 2.5 लाख तक मैक्सिमम अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता है। कैटेगरी 2 वाला एसएससी के लिए बेसिकली 3 लाख तक टोटल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था, मतलब 3 लाख मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। एंड कैटेगरी 3 के लिए 5 लाख तक मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसलिए 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख को मैंने एमईएल और बीएल बताएंगे। बीएल मतलब बेसिक एग्जामिशन लिमिट, एमईएल मतलब मैक्सिमम एग्जामिशन लिमिट। दोनों का मतलब एक ही है कि मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, जब कैटेगरी 1 डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बताया था कैटेगरी 1 इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2020-21 60 इयर्स और मोर अपीयर हो रहे। मतलब ऐसा कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 60 इयर्स और मोर अपीयर हो रहे, उसको छोड़ के बाकी हर एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होगा कैटेगरी 1। ये बताया था मैंने नॉर्मल इनकम के लिए। अच्छा, फिर ये भी बताया था कि कैटेगरी 1 इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन हर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हर एक आर्टिफिशियल ज्योग्राफिकल पर्सन एंड ऑन सर्टेन काइंड ऑफ एओपीज बीओआईज। तो बात क्या बन रहा है? बात बन रहा है पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020 का दिया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स का जो कैटेगरी 1 है वो कैटेगरी 1 इज एप्लीकेबल ऑन सर्टेन काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। सर्टेन काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लिखा हुआ था अदर देन
रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20 और 21 60 ईयर्स और मोर अपीयर हो रहे। तो अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20 21 60 ईयर्स और मोर अपीयर हो रहे, उसको छोड़ के बाकी इंडिविजुअल को लेकर बात हो रहा है। तो सर्टेन काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, केवल कैटेगरी 1 किसके लिए एप्लीकेबल है? सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स, हर एक एचयूएफ, हर एक आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन एंड ऑन सर्टेन काइंड ऑफ एओपीज बीओआईज। क्लियर? कैटेगरी 2 किसके लिए एप्लीकेबल था? कैटेगरी 2 एप्लीकेबल था ऑन रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 और मोर अपीयर हो रहे बट लेस देन 80 ईयर्स। एंड कैटेगरी 3 एप्लीकेबल था ऑन रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 अपीयर हो रहे 80 ईयर्स और मोर। बात क्लियर? तो कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 तो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है डिपेंडिंग ऑन देयर एज, बट कैटेगरी 1 एप्लीकेबल होता है ऑन सर्टेन काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, हर एक एचयूएफ, हर एक एजीपी एंड ऑन सर्टेन काइंड ऑफ एओपीज एंड बीओआईज। बात याद है? बट अभी जो डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे वो केवल इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को लेकर डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे। तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए तो हम लोग ऐसा बता ही सकते हैं कि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए स्लैब रेट ऑफ टैक्स जो पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020 ने प्रिस्क्राइब किया वो तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। साथ साथ उसके पास ऑप्शन रहेगा, चाहे तो सेक्शन नंबर 115 बीएससी का दिया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट कर सकते हैं, उसको कंपेयर करके देखना पड़ेगा व्हिच इज मोर बेनिफिशियल, जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा वही वो ऑप्ट करेगा। उसके पास ऑप्शन है, वो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का दिया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स भी फॉलो कर सकते हैं और सेक्शन नंबर 115 बीएससी का दिया हुआ स्लैब रेट भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल एंड एचएफ को लेकर स्टोरी यहाँ खत्म होता है, थियोरेटिकल अंदाजा। अभी बाद में जाके जब न्यूमेरिकल करेंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग कंपनीज को लेकर डिस्कस करेंगे। पहले डोमेस्टिक कंपनीज को लेकर डिस्कस करेंगे। देखिए डोमेस्टिक कंपनीज में क्या लिखा गया है। डोमेस्टिक कंपनीज में लिखा गया है, अगर डोमेस्टिक कंपनीज का टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 400 करोड़ तक है, अप टू रुपीज 400 करोड़, 18-19 में 400 करोड़, तब जाके 2021 प्रीवियस ईयर में टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 25%। अगर 18-19 में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ ही नहीं तो ये वाला कहानी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 18-19 में वो इनकॉर्पोरेट हो गया था तो देखना पड़ेगा उसका टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट कितना था। अगर उसका टोटल टर्नओवर 400 करोड़ तक था तो 2021 प्रीवियस ईयर में उसके लिए रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा 25%। अगर उसका इनकॉर्पोरेशन 18-19 में हुआ ही नहीं था, उसके बाद हुआ है, तो उसके लिए 25% वाला रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? तो उसके लिए रेट एप्लीकेबल होगा 30%। तो अगर 18-19 में इनकॉर्पोरेट हो गया था तो उसका ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर को देखो, अगर इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ था तो 30% रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। क्लियर? अगर इनकॉर्पोरेट हो गया था 18-19 में देखो उसका टर्नओवर कितना था, ग्रॉस रिसिप्ट कितना था। अगर 400 करोड़ तक था तो 25%, अगर 400 करोड़ से ज्यादा था तो 30% एप्लीकेबल होगा। बात क्लियर हो रही? बट उसके पास ऑप्शन भी रहेगा, चाहे तो वो ले सकता है सेक्शन नंबर 115 BA, चाहे तो वो ले सकता है 115 BAA, चाहे तो ले सकता है 115 BAB। ये तीनों में अलग अलग रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब किया गया है, 15%, 22%, 15%। बट इसके लिए कंडीशन भी है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करने में उसको बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स का आनंद मिलेगा। बात क्लियर हो रही? तो डोमेस्टिक कंपनीज के लिए अब बताओगे, डोमेस्टिक कंपनीज का टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 में अगर 400 करोड़ तक था तो 25%, अदरवाइज 30%। हो सकता है डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 400 करोड़ से ज्यादा था तो उनके लिए 30% रेट एप्लीकेबल होगा। अगर 18-19 में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ ही नहीं था, उसके बाद हुआ है, तो उसके लिए भी 30% रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। बट ये जो 25%, 30% रेट ऑफ टैक्स बता रहे, फाइनेंस एक्ट 2020 का पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल का रेफरेंस लेते हुए हम बता रहे। क्लियर? उसके पास ऑप्शन भी है, वो चाहे तो सेक्शन नंबर 115 BA, BAA एंड BAB का आनंद भी उठा सकता है। उसमें उसको बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स मिलेगा 25%, 22% एंड 15% का। बात क्लियर? ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। एंड फॉरेन कंपनीज के लिए रेट ऑफ टैक्स 40%। क्लियर? 40% रहेगा रेट ऑफ टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। सारा नॉर्मल इनकम को लेकर डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट एसएससी का नाम है पार्टनरशिप फर्म। चाहे पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हिसाब से तैयार हुआ है, चाहे पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का हिसाब से, दोनों केस में पार्टनरशिप फर्म का नॉर्मल इनकम के ऊपर फाइनेंस एक्ट 2020 का पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल 30% रेट पे टैक्स इंपोज कर रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग, चाहे पार्टनरशिप फर्म तैयार हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हिसाब से, चाहे पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का हिसाब से, दोनों केस में पार्टनरशिप फर्म का नॉर्मल इनकम के ऊपर फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 30% रेट पे टैक्स इंपोज कर रहे हैं। आपको मिल गया 30% रेट।
ये जो मैंने लिखा है एज पर द फाइनेंस एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 आपको रेफर करना पड़ेगा रेट पता करने के लिए। रेट कितना है? 30%। क्लियर। एंड नेक्स्ट एसएससी इज लोकल अथॉरिटी। आप बताओगे सर हम लोग तो जानते हैं लोकल अथॉरिटी का इनकम एग्जेम्प्ट होता है, तो आप क्यों टैक्स इंपोज कर रहे हो? क्योंकि आपने अगर एग्जामिनेशन का चैप्टर पढ़ लिया सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 20 एंड लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? लोकल अथॉरिटी का मतलब पता करने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 20 के अंडर जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया वो एक्सप्लेनेशन को। सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 20 होता है लोकल अथॉरिटी का इनकम एग्जेम्प्ट है, इसके बारे में सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 20 होता है लोकल अथॉरिटी का इनकम एग्जेम्प्ट है, इसके बारे में सेक्शन। वही सेक्शन के अंडर एक एक्सप्लेनेशन भी है और एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है। लोकल अथॉरिटी का मतलब लिखा गया है एक्सप्लेनेशन में, लोकल अथॉरिटी मतलब पंचायत, लोकल अथॉरिटी का मतलब म्यूनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी का मतलब म्यूनिसिपल कमिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल अथॉरिटी का मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड। फिर बता रहे लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कमिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड। अगर आप पूछोगे कि पंचायत क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है, देखो ये सब के बारे में आइडिया करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विजिट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 243, आर्टिकल नंबर 243 P अगर विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा पंचायत क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में अगर पता करना है तो आपको विजिट करना पड़ेगा कैंटोनमेंट एक्ट। कैंटोनमेंट एक्ट में लिखा गया है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का मतलब क्या होता है, बट मुझे उसमें कोई जाना नहीं है। मुझे यही बताना है कि लोकल अथॉरिटी का मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 20 का एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा गया है। लिखा गया है लोकल अथॉरिटी का मतलब पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कमिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड। तो इन सब का इनकम एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 20 ये बात बता रहा है। सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 20 का हिसाब से इन लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होता है। अब बोलोगे इनकम फ्रॉम सैलरी कहाँ गया? इन लोगों का सैलरी इनकम हो सकता है क्या? सैलरी तो केवल इंडिविजुअल का हो सकता है, लोकल अथॉरिटी का सैलरी इनकम हो ही नहीं सकता है। अगर आपने सैलरी चैप्टर अच्छे से स्टडी किया है तो आपको पता है कि सैलरी इनकम केवल इंडिविजुअल का हो सकता है, दूसरे किसी का हो ही नहीं सकता। तो एक बात कंफर्म हो गया, लोकल अथॉरिटी के बारे में जब डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं, लोकल अथॉरिटी का टोटल इनकम के अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी कोई पार्ट बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी केवल अराइज कर सकता है इन दी हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और किसी के हाथ में इनकम फ्रॉम सैलरी अराइज कर ही नहीं सकता है। कोई भी पर्सन के हाथ में अदर देन इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम सैलरी अराइज कर ही नहीं सकता है। इसलिए लोकल अथॉरिटी का डिस्कशन में इनकम फ्रॉम सैलरी को हम लोग लेकर नहीं आएंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी को छोड़ के बाकी जो 4 हेड ऑफ इनकम है वो 4 हेड ऑफ इनकम लोकल अथॉरिटी के हाथ में अराइज कर सकते हैं। तो इसीलिए लोकल अथॉरिटी का फर्स्ट हेड ऑफ इनकम जो अराइज कर सकता है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 20 स्टडी करोगे, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 20 में लिखा हुआ है लोकल अथॉरिटी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू, इनकम फ्रॉम ट्रेड और बिजनेस के थ्रू, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के थ्रू एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के थ्रू पैसा अर्न कर रहे हैं दैट इज एग्जेम्प्ट। सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 20 बता रहे लोकल अथॉरिटी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम ट्रेड और बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के थ्रू जो अर्निंग कर रहा है दैट इज एग्जेम्प्ट। बट अगर सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 20 को आप माइन्यूटली स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा हर एक ट्रेड और बिजनेस वाला इनकम लोकल अथॉरिटी के हाथ में एग्जेम्प्टेड नहीं है। उसमें लिखा गया है स्पेसिफिक ट्रेड और बिजनेस के बारे में, तो स्पेसिफिक ट्रेड और बिजनेस को छोड़ के बाकी कोई ट्रेड और बिजनेस से लोकल अथॉरिटी अगर अर्निंग करे उसके ऊपर टैक्स इंपोज होगा, और उसके ऊपर टैक्स इंपोज होगा फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का हिसाब से 30% रेट पे। देखो आपको मिल गया 30% रेट। ये 30% रेट अराइज कर रहे हैं एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3। बात क्लियर। नेक्स्ट एसएससी इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में हम बता सकते हैं फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 जो स्लैब रेट ऑफ टैक्स फॉर द नॉर्मल इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट स्लैब रेट ऑफ टैक्स? देखो अप टू 10,000 टोटल इनकम अर्न करने में स्लैब रेट ऑफ टैक्स 10% इंपोज हो रहे हैं। 10,000 के ऊपर अगर टोटल इनकम है बट अप टू 20,000, तो 10,000 के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है अप टू 20,000 वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 20% रेट पे टैक्स लगेगा। अगर टोटल इनकम मोर देन 20,000 है तो 20,000 के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 30% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। दिस इज एज पर पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 ने इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है। फाइनेंस एक्ट 2020 ने इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है दैट इज सेक्शन नंबर 115 BAD। दिस इज अमेंडमेंट। 115 BAD ने नॉर्मल इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं दैट इज 22%। मतलब एसएससी के पास ऑप्शन है, एसएससी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का दिया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स पर नॉर्मल इनकम को फॉलो कर सकते हैं दैट इज 10%, 20%, 30% स्लैब रेट ऑफ टैक्स, और नहीं तो फाइनेंस एक्ट 2020 ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था
बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन नंबर 115 BAD, उसका दिया हुआ फ्लैट रेट ऑफ टैक्स फॉर नॉर्मल इनकम जो 22% है उसको ही फॉलो कर सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपेयर करके देखेगा व्हिच इज मोर बेनिफिशियल, जो ज्यादा बेनिफिशियल लगे उसी को फॉलो करेगा, उसी को अप्लाई करेगा, उसी को ऑप्ट करेगा। बात क्लियर। नेक्स्ट एसएससी इज एओपीस बीवाइस। आइए एओपीस बीवाइस में सेक्शन नंबर 167 में कुछ एओपीस बीवाइस स्पेसिफाइड है और जिसके ऊपर टैक्स रेट कितना होगा वो सेक्शन नंबर 167B खुद ही बता रहा है, उसको लेकर अभी डिस्कशन कंटिन्यू नहीं करेंगे। अदर देन 167B वाला एओपी बीवाई को लेकर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। इसी के बारे में मैंने बताया था सर्टेन काइंड ऑफ एओपी बीवाई जब हम डिस्कस कर रहे थे। फाइनेंस एक्ट 2020 के अंडर फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 के अंडर डिफरेंट पैराग्राफ होता है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, अभी आपको दिखा दे रहे जस्ट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपको याद नहीं रखना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बार आपको फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल दिखाता है। दिस इज फाइनेंस एक्ट 2020 एंड इसके अंडर फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल के अंडर पार्ट 1, मुझे तो पार्ट 1 नहीं देखना है, मुझे पार्ट 3 देखना है। आ जाओ पार्ट 3 के अंडर। दिस इज पार्ट 3। पार्ट 3 के अंडर आप देखोगे दिस इज पैराग्राफ ए। इसके बारे में मैंने बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे इंडिविजुअल एंड एचएफ्स के केस में, तो मैंने बताया था इंडिविजुअल एंड एचएफ्स के केस में फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 जो है वो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करके डिस्कशन को कंटिन्यू किया था। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। वो जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 है वो पैराग्राफ ए के अंडर आ रहे थे। देखो दिस इज कैटेगरी 1, दिस इज कैटेगरी 2 एंड दिस इज कैटेगरी 3 एंड ऑल दिस कैटेगरीज आर कमिंग अंडर पैराग्राफ ए। और पैराग्राफ ए किसके अंडर फॉल कर रहे हैं? पैराग्राफ ए फॉल कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 के अंडर। तो अब मुझे बताओ फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 के अंडर जो पैराग्राफ ए है, पैराग्राफ ए के अंडर जो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 किसके लिए एप्लीकेबल है? अब बताओगे, आप लोग तो जानते हो ना कैटेगरी 1 एप्लीकेबल है इंडिविजुअल के ऊपर, बट हर एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं। वो इंडिविजुअल को छोड़ के जो इंडिविजुअल रेसिडेंट है एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 जिसका एज 60 इयर्स और मोर अपीयर हो रहे। अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 60 इयर्स और मोर अपीयर हो रहे, वो इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी हर एक इंडिविजुअल के ऊपर पैराग्राफ ए का कैटेगरी 1 एप्लीकेबल होगा। क्लियर। साथ साथ हर एक एचयूएफ के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, हर एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा एंड सर्टेन काइंड ऑफ एओपी बीवाई के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जिसके बारे में अभी डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे कि सर्टेन काइंड ऑफ एओपी बीवाई के ऊपर एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3। बट अभी आपने देख लिया पार्ट 3 के अंडर पैराग्राफ ए एंड पैराग्राफ ए के अंडर कैटेगरी 1। क्लियर। कैटेगरी 2 किसके लिए एप्लीकेबल होता है? अब बताओगे कैटेगरी 2 एप्लीकेबल होता है हर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर जिसका एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 60 इयर्स और मोर अपीयर हुआ है बट लेस देन 80 इयर्स है। एंड पैराग्राफ 3 किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पैराग्राफ 3 एप्लीकेबल होता है हर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर जो रेसिडेंट इंडिविजुअल का एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 80 इयर्स और मोर अपीयर हुआ है, उसके ऊपर कैटेगरी 3 एप्लीकेबल होता है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 के अंडर पैराग्राफ ए एंड पैराग्राफ ए के अंडर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। बात क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ बी को देखेंगे। आयो पैराग्राफ बी को देखो। पैराग्राफ बी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल होता है। पैराग्राफ बी, दिस इज पैराग्राफ बी। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिस्कशन कंटिन्यू किया था तो मैंने बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी का नॉर्मल इनकम के ऊपर फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का दिया हुआ स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। 10%, 20%, 30% स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो उस टाइम में मैंने ये नहीं बताया था कौन सा पैराग्राफ के अनुसार, अभी आपने देख लिया पैराग्राफ बी के अनुसार। क्लियर। तो फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का पैराग्राफ नंबर बी के अनुसार एप्लीकेबल हो रहा है और पैराग्राफ बी के अनुसार दिया हुआ है 10%, 20%, 30% रेट। बात क्लियर हो गया। पैराग्राफ बी आपने देख लिया, ये याद नहीं रखना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ सी को देखो। पैराग्राफ सी में आपको मिलेगा फार्म के बारे में। देखो जब फार्म का डिस्कशन हमने कंटिन्यू किया था तो मैंने बताया था चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हिसाब से तैयार हुआ है, चाहे एलएलपी एक्ट 2008 का हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ है, दोनों के केस में 30% रेट एप्लीकेबल होगा ऑन नॉर्मल इनकम। एंड ये बात मैंने बताया था फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 के अनुसार, बट पार्ट 3 का पैराग्राफ नंबर आपने देख लिया आज सी के अनुसार। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ डी एप्लीकेबल होता है लोकल अथॉरिटी के ऊपर। मैंने जब डिस्कशन कंटिन्यू किया था लोकल अथॉरिटी के बारे में तब बताया था कि लोकल अथॉरिटी का नॉर्मल इनकम के ऊपर फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 30% रेट पर टैक्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी देख लिया फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का पैराग्राफ डी के अनुसार वो 30% रेट आ रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर ई बेसिकली कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है एंड कंपनीज के केस में आपने देखा था कंपनीज 2 टाइप का होता था, डोमेस्टिक कंपनीज एंड फॉरेन कंपनी। एंड जब डिस्कशन कंटिन्यू किया था तो मैंने बताया था कि डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर 2 रेट एप्लीकेबल किया था, एक 25% और नहीं तो 30%।
मतलब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने में 25% नहीं तो 30%। डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 के अनुसार दो रेट एप्लीकेबल किया था, एक था 25%, दूसरा था 30%। अभी आपने देख लिया वो पैराग्राफ ई के अनुसार आ रहे थे। एंड फॉरेन कंपनीज के केस में मैंने बताया था 40%, वो भी मैंने बताया था फाइनेंस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 के अनुसार, बट पार्ट 3 का पैराग्राफ नंबर ई के अनुसार। बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप लोग फिर से रेफर कीजिए वो हैंड रिटन चार्ट को, जो हैंड रिटन चार्ट हम लोग स्टडी कर रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टैक्स रेट ऑफ एओपीज एंड बीओआईज। वो हैंड रिटन चार्ट क्या बता रहे थे? हैंड रिटन चार्ट बता रहे थे जो 4 कैटेगरीज ऑफ एओपीज एंड बीओआईज सेक्शन नंबर 167 बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर कवर हो रहे थे, वो 4 कैटेगरीज ऑफ एओपीज एंड बीओआईज के लिए टैक्स रेट तो स्पेसिफाई करेंगे सेक्शन नंबर 167 बी खुद ही। बात यहाँ क्लियर हो रही। सेक्शन नंबर 167 बी के अंडर जो 4 कैटेगरीज ऑफ एओपीज एंड बीओआईज कवर्ड हो रहे थे, उनके लिए तो सेक्शन नंबर 167 बी खुद ही टैक्स रेट स्पेसिफाई करेंगे। अभी वो टैक्स रेट का डिस्कशन लंबा है, जब सेक्शन नंबर 167 बी स्टडी करेंगे तब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अदर कैटेगरी का जो एओपीज एंड बीओआईज है उसको लेकर बात करेंगे। अदर कैटेगरी का जो एओपीज एंड बीओआईज है उसके लिए क्यूमुलेटिव कंडीशन स्पेसिफाई किया गया। क्यूमुलेटिव कंडीशंस का जो फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा गया ऑल मेंबर्स आर इंडिविजुअल एंड और एचएफ। मतलब एसोसिएशन पर्सन को लेकर अगर बात करें, एसोसिएशन पर्सन का सारा के सारा मेंबर इधर तो इंडिविजुअल्स होना चाहिए, नहीं तो एचएफ होना चाहिए, नहीं तो दोनों का कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। बात क्लियर है। बीवाई को लेकर जब बात करेंगे, देखो ये कंडीशन का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि बीवाई का सारा मेंबर तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल्स होता ही है, तभी तो वो बीवाई बनता है। बात यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन इज क्लियर। सेकंड कंडीशन मतलब क्यूमुलेटिव कंडीशन का जो अदर पार्ट है वो अदर पार्ट में लिखा गया। एंड का मतलब तो समझ में आता है, क्यूमुलेटिव कंडीशन है। तो एंड का सेकंड पार्ट में लिखा गया नन ऑफ द मेंबर्स हैविंग टोटल इनकम ग्रेटर देन बीएल और एमईएल, बेसिक एग्जामिशन लिमिट और मैक्सिमम एग्जामिशन लिमिट। अब मुझे बताओ नन ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स कौन है? मेंबर्स तो इधर तो इंडिविजुअल्स नहीं तो एचएफ्स। इंडिविजुअल्स एंड एचएफ का बीएल और एमईएल, बीएल और एमईएल तो केवल एप्लीकेबल होता है नॉर्मल इनकम के ऊपर। तो इंडिविजुअल्स एंड एचएफ्स का जो बीएल और एमईएल वो कहां स्पेसिफाइड रहते हैं? आप बताओगे फाइनेंस एक्ट के अंडर स्पेसिफाइड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हिच फाइनेंस एक्ट, क्योंकि फाइनेंस एक्ट तो हर साल चेंज होता है। अब बताओगे, हम लोग जो डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे वो डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 2021। तो प्रीवियस ईयर 2021 के रेस्पेक्ट में जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, प्रीवियस ईयर 2021 के रेस्पेक्ट में कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 2020। तो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंडर जो स्पेसिफाइड है बीएल और एमईएल फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचएफ्स। बात क्लियर। तो फाइनेंस एक्ट 2020 तो समझ में आ गया कि उसके अंडर बीएल और एमईएल ऑफ एचएफ एंड इंडिविजुअल्स मिलेगा, बट फाइनेंस एक्ट 2020 के अंडर एग्जैक्टली कौन सा प्लेस में मिलेगा? फाइनेंस एक्ट 2020 के अंडर जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 के अंडर जो पैराग्राफ ए है, पैराग्राफ ए के अंडर मिलेगा। और पैराग्राफ ए में बेसिकली 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 इंडिविजुअल एंड एचएफ दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, बट कौन सा इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होता है? वो इंडिविजुअल अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 60 इयर्स और मोर अपीयर हुआ है। मतलब ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसका एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 60 इयर्स और मोर अपीयर हुआ है, उसको छोड़ के बाकी इंडिविजुअल के लिए कैटेगरी 1 एप्लीकेबल होता है। क्लियर। एंड सारा के सारा एचएफ के लिए भी कैटेगरी 1 एप्लीकेबल होता है, बट कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 जो है वो एप्लीकेबल होता है रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर। अगर स्पेसिफिकली बोलेंगे तो कैटेगरी 2 एप्लीकेबल होता है वो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर जिसका एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 अपीयर हुआ है 60 इयर्स और मोर बट लेस देन 80 इयर्स। एंड कैटेगरी 3 एप्लीकेबल होता है वो सारा रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर जिसका एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 अपीयर हुआ है 80 इयर्स और मोर। बात यहाँ क्लियर हो गया। तो इंडिविजुअल एंड एचएफ का जो बीएल और एमईएल वो कहां स्पेसिफाइड है? अब बताओगे फाइनेंस एक्ट 2020 के अंडर जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल के अंडर जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 के अंडर जो पैराग्राफ ए है, एंड पैराग्राफ ए के अंडर 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इन तीनों में स्पेसिफाइड है इंडिविजुअल्स एंड एचएफ्स का बीएल और एमईएल। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ अभी बात कर रहे थे कि हर एक मेंबर ऑफ एओपी एंड बीवाई, हर एक मेंबर मतलब इधर तो वो इंडिविजुअल है नहीं तो वो एचएफ है, तो हर एक मेंबर का जो टोटल इनकम है, और टोटल इनकम के बारे में तो सेक्शन 2+45 में लिखा गया है, तो हर एक मेंबर का जो टोटल इनकम है दैट टोटल इनकम शुड नॉट क्रॉस द एप्लीकेबल बेसिक एग्जामिशन लिमिट और एप्लीकेबल मैक्सिमम एग्जामिशन लिमिट। एप्लीकेबल वर्ड क्यों प्रोनाउंस कर रहे? एप्लीकेबल वर्ड इसीलिए प्रोनाउंस कर रहे क्योंकि इंडिविजुअल एंड एचएफ का सेम बीएल और एमईएल है नहीं, अलग अलग बीएल और एमईएल है। बीएल और एमईएल ऑफ इंडिविजुअल एंड एचएफ कहां स्पेसिफाइड है? आप बताओगे फाइनेंस एक्ट 2020 के अंडर जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल के अंडर जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 के अंडर जो पैराग्राफ ए है, पैराग्राफ ए में स्पेसिफाइड है, उसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 दिया गया है। तो बात हो रही थी अदर कैटेगरी का एओपीस एंड बीवाईस को लेकर। अदर कैटेगरी का जो एओपीस एंड बीवाईस है उनको लेकर दो कंडीशन है। नंबर 1,
ऑल मेंबर्स मस्ट बी इधर टू इंडिविजुअल्स और नहीं तो एचएफ्स और नहीं तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एचएफ्स का होना चाहिए। ये एओपी को लेकर बात किया। बीवाई को लेकर अगर बात करेंगे तो ऑल मेंबर्स मस्ट बी इंडिविजुअल्स। तो अदर कैटेगरी का जो एओपीस एंड बीवाई से उनको लेकर जो फर्स्ट कंडीशन है वो मैंने बता दिया। सेकंड कंडीशन क्या था? टोटल इनकम ऑफ ऑल मेंबर्स। अदर कैटेगरी का जो एओपीस एंड बीवाई से वो सब एओपीस एंड बीवाईस का जो ऑल मेंबर्स है, ऑल मेंबर्स का टोटल इनकम शुड नॉट क्रॉस द एप्लीकेबल बेसिक एग्जामिशन लिमिट और एप्लीकेबल मैक्सिमम एग्जामिशन लिमिट। ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाए तो अदर कैटेगरी का जो एओपीस एंड बीवाईस है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा स्लैब रेट ऑफ टैक्स जो स्पेसिफाइड है फिनांस एक्ट 2020 के अंडर फर्स्ट शेड्यूल के अंडर पार्ट 3 के अंडर पैराग्राफ ए के अंडर कैटेगरी 1 में। बात क्लियर? तो एओपीस एंड बीओएस को लेकर मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया, नॉर्मल इनकम के ऊपर जो एसएससी स्पेसिफिक एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स फॉलो होता है, हर एक एसएससी के लिए नॉर्मल इनकम के ऊपर कौन सा एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स फॉलो होगा वो मैंने डिस्कस कर लिया। मैंने इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल का नॉर्मल इनकम के ऊपर कौन सा एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स फॉलो होगा वो डिस्कस किया। एचएफ के केस में एचएफ का नॉर्मल इनकम के ऊपर कौन सा एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स फॉलो होगा वो डिस्कस किया। कंपनी के केस में चाहे कंपनी डोमेस्टिक हो चाहे कंपनी फॉरेन कंपनी हो, दोनों टाइप्स का जो कंपनी है उनका नॉर्मल इनकम के ऊपर कौन सा एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स फॉलो होगा वो डिस्कस किया। पार्टनरशिप फर्म के केस में चाहे पार्टनरशिप फर्म तैयार हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हिसाब से, चाहे पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट हुआ है एलएलपी एक्ट 2008 का हिसाब से, दोनों पार्टनरशिप फर्म का नॉर्मल इनकम के ऊपर जो एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स फॉलो होगा वो डिस्कस कर लिया। साथ साथ एओपीस एंड बीवाईस का नॉर्मल इनकम के ऊपर जो एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स फॉलो होगा वो भी डिस्कस कर लिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी का नॉर्मल इनकम के ऊपर जो एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स फॉलो होगा वो भी डिस्कस किया। लोकल अथॉरिटी का नॉर्मल इनकम के ऊपर जो एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स फॉलो होगा वो भी डिस्कस किया। केवल आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का नॉर्मल इनकम के ऊपर कौन सा एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स फॉलो होगा उसके बारे में डिस्कशन कंटिन्यू नहीं किया है, अभी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है उनका नॉर्मल इनकम के ऊपर एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स जो फॉलो होगा वो स्लैब रेट ऑफ टैक्स, जिसके बारे में लिखा गया है फिनांस एक्ट 2020 के अंडर जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल के अंडर जो पार्ट 3 है और पार्ट 3 के अंडर जो पैराग्राफ ए है, पैराग्राफ ए के अंडर जो कैटेगरी 1 है। बात समझ में आ रहा है? फिनांस एक्ट 2020 के अंडर जो फर्स्ट शेड्यूल के अंडर जो पार्ट 3 के अंडर जो पैराग्राफ ए के अंडर जो कैटेगरी 1 में जो स्लैब रेट ऑफ टैक्स दिया गया है, कैटेगरी 1 में कौन सा स्लैब रेट ऑफ टैक्स दिया गया है? 2.5 लाख तक टोटल इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक टोटल इनकम के ऊपर, 2.5 लाख के अबव 5 लाख तक जो एक्सेस टोटल इनकम है उसके ऊपर 5% रेट पे टैक्स, 5 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है अप टू ₹10 लाख वो एक्सेस टोटल इनकम के ऊपर 20% रेट पे टैक्स, 10 लाख के ऊपर जो एक्सेस टोटल इनकम है उसके ऊपर 30% रेट पे टैक्स। ये स्लैब रेट ऑफ टैक्स फॉलो होगा एजीपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का नॉर्मल इनकम के ऊपर। बात क्लियर हो गया? इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप नोट डाउन कर लो कि आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो होता है उनका जो नॉर्मल इनकम है वो नॉर्मल इनकम के ऊपर फिनांस एक्ट 2020 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का पैराग्राफ 1 का कैटेगरी 1 का स्लैब रेट ऑफ टैक्स फॉलो होगा। बात क्लियर हो गया? तो स्लैब रेट ऑफ टैक्स में 2.5 लाख तक टोटल इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक टोटल इनकम के ऊपर 5%, 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक टोटल इनकम के ऊपर 20%, 10 लाख के ऊपर टोटल इनकम के ऊपर 30% रेट पे टैक्स फॉलो होगा। तो नॉर्मल इनकम को लेकर मैंने डिस्कशन यहीं एंड करते हैं। नॉर्मल इनकम को लेकर सारा बात मैंने बता दिया। अभी इसको हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। क्लियर? बट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले स्पेशल रेट ऑफ टैक्स को लेकर भी डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल एंड स्पेशल दोनों हो जाने के बाद एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कोई एक सेक्शन के थ्रू, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।